हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इसमें बेटा तीन चीजें कवर होती है: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ठीक है, ये पेबल हो सकता है ऑर्डर पे या बियरर पे। सर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है जब उस पे क्लियरली मेंशन होता है कि वो पेबल है किसी स्पेसिफाइड पर्सन को या उसके ऑर्डर पे। और बियरर का मतलब होता है जिसके पास वो होगा, किसी भी इंसान के पास, उसको वो पैसा पेमेंट मिल जाएगा। और अगर हमने इंडोर्समेंट कंप्लीट करी है, अगर हमने फुल इंडोर्समेंट करी है तो वो ऑर्डर वाला माना जाता है। और अगर हमने इंडोर्समेंट ब्लैंक करी है तो उसे हम बियरर वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। नेक्स्ट चीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो ये राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली इसे ट्रांसफर कर लेना चाहिए। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, यानी जिसके पास उस टाइम पे जो होल्डर है उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स सेटिस्फैक्शन, यानी जब तक अल्टीमेटली उसकी पेमेंट नहीं हो जाती, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तब तक आप जितनी मर्जी बार चाहो उतनी बार इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस भी हो सकता है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर भी हो सकता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस बेटा प्रॉमिसरी नोट में होता है और अनकंडीशनल ऑर्डर बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। सम पेबल एकदम सर्टेन होना चाहिए कि कितना अमाउंट पेबल है, टाइम ऑफ पेमेंट कितने टाइम में पेमेंट करनी है, और पे, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। एंड शुड बी डिलीवर्ड, ये डिलीवर होना चाहिए सामने वाले पर्सन को जिसको आपको करना है। सिर्फ बना के अगर ड्रॉअर में रख लिया तो काम नहीं चलेगा। मेयर ड्राइंग यानी सिर्फ बिल को बना लेना, बिल ऑफ एक्सचेंज को बना लेना, उससे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बना के सामने वाले को दे देते हो तो फिर वो भैया माना जाएगा। चलिए, अंटिल द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड, अगर कोई और एविडेंस नहीं मिलता है, कुछ और प्रूफ नहीं होता है, तो लॉ में ये प्रिजम्पशंस मानी जाती है। क्या प्रिजम्पशन मानी जाती है? कि सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडरेशन के लिए बनाए जाते हैं, यानी बदले में क्या ली जाती है, कंसीडरेशन ली जाती है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अगर जो डेट मेंशन होती है वो डेट को वो बनाया गया था या उसे ड्रॉ किया गया था। एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी अगर ड्रॉई की एक्सेप्टेंस मिल चुकी है तो हम ये मानते हैं कि वो रीजनेबल टाइम यानी उसकी मैच्योरिटी से पहले ही एक्सेप्टेंस मिल गई थी। एंड एवरी ट्रांसफर ऑफ एनआई वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी जितने लोगों को वो ट्रांसफर किया गया, ए से बी को, बी से सी को, सी के डी को, हम ये मानेंगे अगर कुछ भी और एविडेंस नहीं है तो जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई थी उससे पहले ही ये सारे ट्रांसफर्स कंप्लीट हुए थे। ओके सर। इंस्ट्रूमेंट अपीयरिंग अपॉन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर ड्रॉन इन द ऑर्डर इन विच सच दे अपीयर, यानी अगर ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, इसी सीक्वेंस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हुआ है। ये कैसे पता चलता है? जिस सीक्वेंस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंडोर्समेंट का सीक्वेंस दिखता है उसी से हमें यह बात पता चल जाती है। द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी अगर कुछ भी कॉन्ट्रारी नहीं है तो हम ये मानते हैं कि जो होल्डर था वो क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। और अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लॉस्ट हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि वो ड्यूली स्टैम्प्ड था। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन 4। अब आते हैं प्रॉमिसरी नोट पर। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के 10,000 रुपीज दिए थे, तो उसने प्रॉमिस कर दिया एक डॉक्यूमेंट पे लिखकर कि आई प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज टू मिस्टर बी। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा। इसे बनाने वाले को मेकर कहते हैं जिसने प्रॉमिस किया है, और जिसको ये दिया गया है, जिसके लिए बनाया गया है, जिसको पैसा देना है, उसको बोलते हैं पे। तो इसमें दो पार्टीज होती हैं। सो कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में होता है जिसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, जो मेकर साइन करता है, यानी यहां पर किसके साइन होने चाहिए डॉक्यूमेंट पे? ए के साइन होने चाहिए कि हाँ मैं ही वादा कर रहा हूं कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, और यहां पर मनी लिखा होगा, यहां पे मनी का होना चाहिए। देन इसमें दो पार्टीज होती है, बनाने वाला और जिसको अमाउंट जो है पेएबल है। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे बिल ऑफ एक्सचेंज के और
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, एक बारी फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये राइटिंग में होना चाहिए, यानी ओरल प्रॉमिस प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। दूसरा, मेकर का साइन होना चाहिए, अगर मेकर का साइन नहीं है तो वो प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिस टू पे डेफिनेट होना चाहिए और विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। यहां पर आप काइंड में प्रॉमिस नहीं कर सकते कि मैं तुझे 5 लाख की मूर्ति गिफ्ट करूंगा, नहीं। प्रॉमिसरी नोट में क्या होना चाहिए, पैसे की ही बात होनी चाहिए कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। पे प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम अमाउंट मेंशन होना चाहिए क्लियरली। मान लो अगर 25,000 देने हैं तो 25,000 मेंशन है, या अगर आपने लिख दिया कि 25,000 रुपए प्लस 5% इंटरेस्ट तो वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। ओके सर। मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। सिर्फ आपने ये लिखा कि हाँ मुझे तेरे 10,000 रुपए मैंने तुझसे उधार लिए हैं, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाता। यानी मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट is not sufficient, it should be a promise to repay, it should be a promise to pay on that document। प्रॉपरली स्टैंप होना चाहिए, और स्टैंप के ऊपर बेटा मेकर्स के यानी सिग्नेचर से वो स्टैंप क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, ताकि उसे कोई और यूज ना कर ले। नेक्स्ट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूं तो ये राइटिंग में होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर, तो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए ने बी से कुछ पैसे लेने थे, ए ने बी से कुछ पैसे लेने थे, तो ए ने क्या करा और सी को कुछ पैसे उसे देने थे, तो ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें उसने ऑर्डर करा बी को कि जो पैसे तूने मुझे देने थे, यानी जो 10,000 रुपए 20,000 रुपए जो भी अमाउंट था वो अमाउंट लिखा जाएगा, वो अमाउंट तू किसको दे दे, सी को दे दे या सी के ऑर्डर को दे दे। इसी को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पर 3 पार्टी होती है, जिसने बिल बनाया है उसको बोलते हैं ड्रॉअर, जिसको ऑर्डर दिया है पेमेंट का उसको बोलते हैं ड्रॉई, और जिसको पैसा पे करने वाले हैं उसको बोलते हैं पे। ठीक है, ओके सर। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। नाउ क्या ड्रॉअर और जो पेई है वो सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी मेरे बच्चा राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। मनी ओनली, मनी ओनली, ये भी मनी ओनली होना चाहिए, इसमें भी अमाउंट मेंशन होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए और स्टैंप होना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, देखो, एक में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है और एक में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, दोनों ही राइटिंग में आते हैं। ठीक है, नेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रॉमिस होता है, यहां पर ऑर्डर होता है, यहां पर 2 पार्टीज होती है, मेकर एंड पेई, और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस की जरूरत इसमें नहीं होती है, क्योंकि बनाने वाला ही प्रॉमिस कर रहा है, तो उससे अलग से एक्सेप्टेंस दोबारा क्या लेनी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, अगर नहीं लेते हैं तो वो इनवैलिड माना जाता है। पेबल टू बियरर, पेबल टू बियरर की बात करें तो कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। ये बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं बेटा, आरबीआई एक्ट में लिखी है कि प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं हो सकता है। एंड कैन बी ड्रॉन पेबल टू अ बियरर, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज आप बियरर को पेबल बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि इट कैन नॉट बी पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर का तो बन सकता है, यानी बियरर का टाइम इंस्ट्रूमेंट तो बन सकता है, बट बियरर ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बन सकता है। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेक का। चेक क्या होता है? चेक बेटा एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, बस उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि यहां पर जब हमने ड्रॉई को बी लिखा था, वहां पे ड्रॉई कोई बैंक होता है, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, तो वहां पर ड्रॉई कौन होता है? कोई स्पेसिफाइड बैंकर होता है, और ये हमेशा ऑलवेज ऑन क्या होता है? ऑलवेज ऑन डिमांड होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक भी आ जाता है और इसमें ट्रंकेटेड चेक भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया जाता है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? जब क्लियरिंग साइकिल में चेक को स्कैन करके क्लियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फिजिकल मूवमेंट ना करना पड़े, उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। यानी चेक में इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक और फिजिकल चेक तीनों इंक्लूडेड होते हैं। पेबल ऑन डिमांड क्यों होता है? क्योंकि यहां पर बोला गया भैया जितना भी ये जो आप है, जैसे ही आप बैंक में जाकर प्रेजेंट करोगे तो आपको वो पैसा पे कर दिया जाएगा। इट मींस इट शुड बी पेबल व्हेन द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू दी ड्रॉई। और आपको प्रेजेंट करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ओवर द काउंटर, आप उस बैंक में जाके चेक दिखाकर पैसा ला सकते हैं, और दूसरा आप अपने बैंक को चेक दे सकते हैं और आपका बैंक
उस बैंक से जाकर पैसे कर सकता है। नॉर्मली जो ड्रॉई होता है यहां पर, जिस बैंक को ऑर्डर दिया गया होता है पैसे देने का, वो बैंक क्या होता है, वो बैंक पेइंग बैंक कहलाता है। और जब आप अपने बैंक से पैसा क्लियर कराते हो तो उसको हम कलेक्टिंग बैंकर बोलते हैं। चलिए, पार्टीज टू चेक में बेटा ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। जो चेक को बनाता है उसको ड्रॉवर कहते हैं। जो ड्रॉई होता है वो स्पेसिफाइड बैंकर, जिस बैंक का चेक है उसको बोलते हैं। और पेई जिसको हमने चेक दिया है, जिसको हम बोल रहे हैं कि जाके भाई तू इससे क्लियर करा लेना, पैसे ले लेना। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक। चेक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो आपने ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक में भी होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक, मस्ट बी ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। ये जो ड्रॉई होगा वो हमेशा कोई ना कोई बैंक होगा। अगर ड्रॉई बैंक नहीं है, कोई और है, तो वो चेक नहीं होता है। और दूसरा, ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा। यानी अगर सिंपल भाषा में बोले तो सारे चेक्स तो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बट सारे बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो चेक नहीं होते हैं, वो चेक नहीं होते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। नेक्स्ट क्या आता है? क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। क्रॉसिंग का मतलब देखो, एक तो जनरल क्रॉसिंग होती है, स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या करते हैं हम, दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। जब हम जनरल क्रॉसिंग कर लेते हैं ना, इसका मतलब लाइन विदाउट वर्ड्स, यानी कुछ लिखा नहीं, सिर्फ मैंने लाइनें खींच दी। इसमें क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग के केस में आप ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं ले सकते हो, आपको पेमेंट जो है बैंक से ही लेनी होती है। यानी अपने बैंक से, अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाते हो ड्रॉई बैंक से। ठीक है। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या करते हैं हम, पैरेलल लाइन खींच के नेम ऑफ द बैंक लिख देते हैं, नेम ऑफ द बैंक लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है एसबीआई, तो यहां पर क्या होगा बेटा, एसबीआई बैंक ही इस चेक का पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। यानी पेमेंट कलेक्ट करने की पावर किसके पास है, सिर्फ एसबीआई बैंक के पास है। इसके अलावा अगर मैं किसी और बैंक में चेक जमा कराऊंगा क्लियरेंस के लिए तो वो नहीं करेगा। यानी यहां पर एसबीआई बैंक के पास पावर है, बट ये पावर एसबीआई बैंक किसी और बैंक को दे सकता है। वो अपनी पावर को छोड़ देगा और किसी और बैंक को ये पावर असाइन कर सकता है। उसके बाद आती है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जैसे कि जिस पे हम लिख देते हैं अकाउंट पे, लाइंस के बीच में क्या लिख देते हैं, अकाउंट पे। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप की क्रॉसिंग में, अकाउंट पे टाइप की क्रॉसिंग में, ये सिर्फ पेएबल किसको होता है, जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है, सिर्फ उसको पेएबल होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकता, फर्दर नेगोशिएट नहीं हो सकता, इससे नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। और इसीलिए लॉ की नजरों में इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज्यादा चलता है। उसके बाद आती है नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, यानी अगर हम किसी चेक पे नॉन नेगोशिएबल लिख दे, अगर हम किसी चेक पे नॉन नेगोशिएबल लिख दे तो ये चेक को हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग बोलते हैं। और इसमें मेरे बच्चा ट्रांसफर तो हो सकता है, देखो ट्रांसफर तो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग के केस में अगर जिसने दिया, इंडोर्सर ने, अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव था, इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज डिफेक्टिव देन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी विल बी ऑल्सो डिफेक्टिव, विल बी ऑल्सो डिफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को चेक दिया था, बियरर चेक दिया था मान लो, वाई ने चोर चुरा के ले गया वो चेक, और उसने क्या करा, जेड से गुड्स खरीदे और बदले में चेक जो है जेड को दे दिया। क्योंकि चोर था इसलिए उसका टाइटल क्या था, डिफेक्टिव टाइटल था। तो यहां पर जिसको मिला है, अगर उस चेक पर नॉन नेगोशिएबल लिखा होगा तो जेड का टाइटल भी क्या होगा, डिफेक्टिव टाइटल माना जाएगा। उसके बाद आता है क्रॉसिंग कौन कर सकता है बेटा, क्रॉसिंग तीन लोग कर सकते हैं, ड्रॉवर, होल्डर और बैंकर। ड्रॉवर जिसने बनाया, ठीक है, ड्रॉवर कौन सा कर सकता है, जनरली क्रॉसिंग कर सकता है, स्पेशली क्रॉसिंग कर सकता है। होल्डर अगर उसको अनक्रॉस चेक मिला है तो उसे जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। अगर उसे जनरल क्रॉसिंग मिली है तो वो उसे स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। अगर उसे जनरल या स्पेशल मिली है तो वो उसे नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग में कर सकता है। जबकि बैंकर की अगर मैं बात करूं, बैंकर को अगर अनक्रॉस चेक मिला है तो वो उसे क्रॉस कर सकता है, अगर चेक पहले से ही क्रॉस्ड है तो वो उसे स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, उसे स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। और अगर वो उसके नाम पर ऑलरेडी क्रॉस है तो वो किसी और बैंक के नाम पे इसे क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेइंग बैंकर की क्या लायबिलिटी होती है,
और फिर हम पढ़ेंगे कलेक्टिंग बैंकर की क्या लायबिलिटी होती है। देखो ये वाले जो प्रोविजन बनाए गए हैं ये पेइंग बैंकर को बचाने के लिए बनाए गए हैं कि अगर एक्स ने वाई को चेक दिया था और जेड ने चेक को फोर्ज कर लिया और अपने नाम पर इंडोर्स कर लिया, क्या कर लिया, फोर्ज कर लिया और अपने नाम पर इंडोर्स कर लिया और जाकर पेमेंट ले आया, जाकर क्या ले आया, पेमेंट ले आया, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी कि भैया हमने तो सीखा है फोर्जरी जो होती है वो नलिटी होती है, यस और नो, यही सीखा था हमने बचपन से। बट यहां पर पेइंग बैंकर को कोई कुछ नहीं कहेगा अगर उसने भैया पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है कि भैया आपने चेक दिया था, मेरे पास चेक आया, मैंने चेक करा कि एक्स के साइन ओरिजिनल है या नहीं। यानी पेइंग बैंकर की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती है कि जो चेक उसके पास आया है वो ड्रॉवर चेक, जो ड्रॉवर के सिग्नेचर हैं, जो उसका कस्टमर है उसके सिग्नेचर उस पर सही है या नहीं है। बाकी अगर दूसरों के फोर्ज है तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो पेमेंट कर सकता है, वो पेमेंट कर सकता है। पेबल टू ऑर्डर में भी और पेबल टू बियरर में भी वो ऑर्डर कर देगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है, ओके सर। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, अगर चेक क्लियरली स्पेशली क्रॉस था कि भैया वो एसबीआई को देना था बट आपने फिर भी किसी और को दे दिया, तो यहां तो फिर बैंक की गलती होगी, फिर उसको पकड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कलेक्शन बैंकर। कलेक्शन बैंकर ये कह रहा है कि भाई अगर कलेक्शन बैंकर अपने कस्टमर का चेक, अगर कलेक्टिंग बैंक अपने कस्टमर का चेक जाकर क्लियर कराता है, गुड फेथ में क्लियर कराता है, उसे नहीं पता कि उसके कस्टमर के पास ये चेक कैसे आया, उसे नहीं पता कि उसके कस्टमर का टाइटल डिफेक्टिव है, वो तो अपना काम कर रहा था, उसने जाकर चेक क्लियर करा लिया, तो इसमें कलेक्टिंग बैंकर की भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद दो टॉपिक आते हैं, एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ओनर। तो ध्यान से सुनना, मान लो ये ए है जो कि ड्रॉवर है, ये बी है जो कि ड्रॉई है, सी जो कि पेई है, सी डी 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 ई एफ, ठीक है। अब यहां पर अगर ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। अगर वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर बोला जाता है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, अगर वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है बिल को, तो यहां पर डिसऑनर बाय एक्सेप्टेंस हो गया। तो यहां पर क्या होता है, अब क्योंकि ये बिल एफ तक पहुंच चुका था, क्योंकि ये कहां तक पहुंच चुका था, एफ तक पहुंच चुका था, कहां तक, एफ तक, तो एफ को तो पैसा नहीं मिला भाई, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में एफ जो है वो ई से भी पैसा मांग सकता है, डी से भी पैसा मांग सकता है, सी से भी पैसा मांग सकता है और ए से भी पैसा मांग सकता है। ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मान लो कि सी के बिहाफ पर एक्सेप्टर जो कि पेई था, उसके बिहाफ पर एक्सेप्टेंस फॉर ओनर आ गया मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने कहा कि सी की जगह मैं इस बिल को एक्सेप्ट करता हूं और मैं पेमेंट देता हूं, तो लॉ कहता है वो ऐसा कर सकता है। यानी एक स्ट्रेंजर बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, वो एक्सेप्टर फॉर ओनर बन सकता है। लेकिन उसे ये बताना पड़ेगा कि वो ए सी डी ई एफ वो किस पार्टी के लिए एक्सेप्टर फॉर ओनर बना है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्स जो है वो आगे की पार्टीज को क्या रहेगा, लाइबल रहेगा, बट पीछे की पार्टी से वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। यही बात बेटा एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ओनर में लिखी हुई है। तो आफ्टर ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड इस कंफर्मेशन, मतलब अगर उसने साइन कर दिया बिल तो मतलब उसने क्या कर दिया, वो एक्सेप्टर बन गया। यहां पर ड्रॉई क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। लेकिन एक्सेप्टर फॉर ओनर में क्या होता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया क्योंकि ड्रॉई ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो कोई स्ट्रेंजर उसे एक्सेप्ट कर सकता है फॉर द ओनर ऑफ द ड्रॉवर, या तो ड्रॉवर के बिहाफ पे या किसी भी फ्यूचर इंडोर्सर के हिसाब से उस इंसान को बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ओनर। क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं अगर आपको एक्सेप्टेंस फॉर ओनर बनना है? सबसे पहला, होल्डर की कंसेंट होनी चाहिए कि भैया हां आप एक्सेप्टर फॉर ओनर बन जाओ। दूसरा, बिल प्रोटेस्टेड होना चाहिए, यानी जब नॉन एक्सेप्टेंस हुआ तो उस पर प्रोटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर द ओनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लाइबल ऑन द बिल, यानी वो उस पार्टी के लिए एक्सेप्टेंस लेगा जिसकी लाइबिलिटी उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर थी। इट मे बी मेड बाय राइटिंग ऑन द बिल, आप इट मस्ट बी मेड बाय राइटिंग, तो आपको राइटिंग में एक्सेप्टेंस देनी होती है कि मैं इसका एक्सेप्टर फॉर ओनर कर रहा हूं, और ये होल अमाउंट के लिए होनी चाहिए, आधे अमाउंट के लिए नहीं होनी चाहिए। एंड इट मस्ट बी मेड बिफोर ओवर इज बिल ओवर ड्यू, यानी बिल के ओवर ड्यू होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या
ये जो ड्रॉई जिसने बिल पहले एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्या वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन सकता है? सो ड्रॉई ऑफ द बिल व्हेन ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द बिल, वो स्ट्रेंजर बन जाता है। जब आप एक बारी रिजेक्ट कर देते हो बिल को तो आप क्या बन जाते हो? स्ट्रेंजर बन जाते हो। एंड ही मे देयरफॉर एक्सेप्ट द बिल फॉर ओनर ऑफ एनी पार्टी, फिर वो एक्सेप्टर फॉर ओनर जो है बन सकता है, फिर वो एक्सेप्टर फॉर ओनर जो है बन सकता है। नेक्स्ट है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन एक्सेप्टर फॉर ओनर। इसके राइट्स क्या है, इसकी लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ये सारी आगे वाली पार्टीज को लायबल रहता है, और राइट्स इतना है कि ये सारी प्रायर पार्टी से कंपनसेशन ले सकता है अगर उसे कोई लॉस या डैमेज होता है तो। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे बच्चा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का। होल्डर कौन होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? देखो अगर आपको होल्डर जानना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस पर्सन के पास अपने नाम पर पोजेशन रखने का राइट होना चाहिए, और दूसरा उसके पास राइट टू रिसीव द अमाउंट, उसके पास अपने अमाउंट रिसीव होने का राइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ए ने बी को दिया था और बी से डी ने चुरा लिया, बी ने डी से चुरा लिया, तो यहां पर उसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपनी पोजीशन में रखने का लीगल राइट नहीं है और ना ही पैसे रिसीव करने का राइट है। तो भले ही वो डी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है बट डी उसका होल्डर नहीं बनेगा। नेक्स्ट एजेंट, मान लो एक्स के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज था और एक्स ने अपने एजेंट वाई को वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया कि जाकर इसका पेमेंट ले आना, और यहां पर एक्स कौन हो गया? प्रिंसिपल, और वाई कौन हो गया? एजेंट। तो लॉ कह रहा है भले ही वाई को हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की पोजीशन दे दी लेकिन पैसे रिसीव करने का राइट उसके पास अपने नाम पर नहीं है। वो पैसे लेकर आएगा किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही लाने वाला है, इसलिए एजेंट जो है वो होल्डर नहीं माना जाएगा, प्रिंसिपल को ही हम क्या मानेंगे? होल्डर मानेंगे। नेक्स्ट आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर तो होता ही है, साथ में एडिशनल कंडीशन क्या देखनी होती है कि उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे पाया है? बदले में कुछ देके, यानी उसने कोई कंसीडरेशन दी थी उसके बदले में उसे मिला है, एंड ये उसे कब मिला? जब तक अमाउंट पेबल हुआ था, यानी मैच्योरिटी डेट से पहले उसके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया था और उसने ये गुड फेथ में लिया, यानी उसे नहीं पता था कि सामने वाला जो डॉक्यूमेंट दे रहा है, जो मुझे प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, जो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, उसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, ये बात उसे मालूम नहीं थी। तो उस केस में क्या होगा? हम उसे क्या कहेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। और उसी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के इन्होंने क्या बना दिए? होल्डर इन ड्यू कोर्स के, होल्डर इन ड्यू कोर्स के क्या बना दिए? एसेंशियल्स बना दिए। पहला एसेंशियल क्या है? द होल्डर मस्ट हैव पेड वैल्यूएबल कंसिडरेशन। होल्डर ने क्या पे करी होनी चाहिए? वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे करी होनी चाहिए, यानी बदले में कुछ दिया होना चाहिए। टू बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर गिफ्ट दे रहे हो, अगर गिफ्ट से मिला हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट है तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो, क्योंकि आपने बदले में कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया है। आपको वो मैच्योरिटी डेट से पहले मिल जाना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, और इट शुड बी रिसीव्ड, और आपको वो एज अ होल्डर मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्या क्या राइट्स मिलते हैं। देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बहुत सारी पावर्स होती है जो कि होल्डर के पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसपे स्टैंप तो लगी हुई है बट अदरवाइज अमाउंट मेंशन नहीं है, तो वो अमाउंट मेंशन करके पैसा ले सकता है। कितना पैसा ले सकता है? जितना अमाउंट स्टैंप ड्यूटी से कवर है उतने तक का वो पैसा कवर करवा सकता है। अगर फिक्टिशियस बिल है, फिक्टिशियस बिल मतलब अगर बिल ड्रॉ हुआ है किसी फिक्टिशियस नेम पे, तो यहां पर ड्रॉवर जो है अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकता होल्डर इन ड्यू कोर्स के आगे। नेक्स्ट कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी कंडीशन के लिए या किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था कि जब ये कंडीशन पूरी होगी हम तभी पेमेंट करेंगे, बट वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसे स्पेशल पर्पस के लिए बनाया था। नेक्स्ट है अनलॉफुल मीन्स और अनलॉफुल कंसिडरेशन, यानी पर्सन लायबल इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लायबल हैं वो ये नहीं कह सकते होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफेंस में कि भैया ये तो उस बंदे को जिससे आपने लिया है उसके पास ये अनलॉफुल तरीके से आया था, उसके पास तो ये चोरी करके आया था जिससे आप लेकर आए हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं कह सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। पेई की कैपेसिटी, यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स आगे भी इंडोर्स कर सकता है, ठीक है। एंड ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी डिनाइड।
ओके सर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला है बियरर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये हमने ऊपर भी पहले देखा। बियरर इंस्ट्रूमेंट बेटा वो होता है जिसमें पेई का नाम ब्लैंक होता है या उसके आगे वर्ड और बियरर लिखा होता है या उसकी लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक करी होती है, उसे हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वहीं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो किसी पर्सन को पेएबल होता है या उसके ऑर्डर को पेएबल होता है और उसकी लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक नहीं बल्कि फुल होती है। अगर आप बियरर इंस्ट्रूमेंट को किसी और को देना चाहते हो तो सिर्फ डिलीवरी से काम चल जाता है, तो सिर्फ डिलीवरी से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसी को देना चाहते हो तो आपको पहले इंडोर्समेंट यानी उसका नाम पीछे लिखकर अपना साइन करना पड़ता है और फिर उसे डिलीवर करना पड़ता है, तब जाकर वो सामने वाले को क्या होता है? इंडोर्स होता है। नेक्स्ट टाइप आता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेड इन इंडिया होता है, जो कि ड्रॉन या मेड इन इंडिया होता है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में दो कंडीशन है जिसमें से कोई भी सेटिस्फाई होगी तो वो इनलैंड माना जाएगा। पेबल इन इंडिया होना चाहिए या वो ऐसे पर्सन पे ड्रॉन होना चाहिए जो कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन कोई और इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब देखो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के केस में होता क्या है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के केस में अगर आप जानना चाहोगे तो बनाने वाले की लायबिलिटी कौन सी कंट्री के लॉ से देखी जाएगी? जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। और जबकि एक्सेप्ट करने वाले की या इंडोर्स करने वाले की जो लायबिलिटी है वो कैसे देखी जाएगी? जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट मेड पेबल किया गया है वैसे देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए ड्रॉवर था जो बार्कली कंट्री 15% इंटरेस्ट रेट था और बी ड्रॉई था जो पेबल इन वॉशिंगटन 6% था। तो अगर हम बी की लायबिलिटी की बात करें तो क्योंकि ये पेबल इन वॉशिंगटन है उसको 6% के हिसाब से, और अगर हम ड्रॉवर की बात करें तो बार्कली में 15% था तो उसकी लायबिलिटी 15% हिसाब से निकाली जाएगी। यही बात एग्जांपल में लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है इनकॉर्टे इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट, तो आप उसमें अमाउंट अगर मेंशन नहीं है तो आप अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। कितना अमाउंट मेंशन कर सकते हैं? जो लिमिट उस पर स्पेसिफाइड है, और अगर लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है तो जितना स्टैंप उस पे भरा हुआ है, जितने पैसे का स्टैंप उस पे भरा हुआ है, मान लो 5 लाख पे जितना स्टैंप लगाना चाहिए था उतने का स्टैंप उस पे लगा हुआ है, यानी इस डॉक्यूमेंट पे 5 लाख का अमाउंट भरा जा सकता है। लॉ कहता है आप होल्डर हो या होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर आप होल्डर हो तो आप सिर्फ उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे सिर्फ उतना ही अमाउंट लिख सकते हैं जितना ओरिजिनल पार्टीज की इंटेंशन थी, लेकिन अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो तो इंटेंशन को इग्नोर कर दो। जितना स्टैंप था, जितना का स्टैंप से कवर हो रहा है, आप मैक्सिमम वहां तक ले जा सकते हो। नेक्स्ट आता है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम समझ नहीं पाते कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अगर वो पता नहीं चल रहा है कि वो प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो होल्डर के पास चॉइस होती है। किसके पास? होल्डर के पास चॉइस होती है कि वो उसे क्या ट्रीट करना चाहता है। मान लो अगर वो प्रोमिसरी नोट करना चाहता है तो वो प्रोमिसरी नोट ट्रीट कर सकता है, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करना चाहता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है। एंड सच इंस्ट्रूमेंट शॉल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एक बारी अगर आपने ट्रीट कर लिया तो फिर वैसा ही माना जाएगा। वंस यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, फ्यूचर में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर आपने इसे प्रोमिसरी नोट मान के आगे इंडोर्समेंट करनी स्टार्ट कर दी तो अब आप इससे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं मान सकते हो। ये बात यहां पे लिखी हुई है। नेक्स्ट टाइप आते हैं बेटा डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, यानी जैसे ही आपने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखाया वैसे ही आपको पैसा दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उस पर लिखा होता है ऑन डिमांड, एट साइट या प्रेजेंटमेंट। तो अगर ये बातें उसमें लिखी हुई हैं तो आप समझ जाना कि भैया ये क्या है? ऑन डिमांड है। लेकिन वहीं अगर मैं टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं जिस पर या तो फिक्स पीरियड मेंशन है कि 3 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, या आफ्टर साइट का मीनिंग अभी हम नीचे जाकर समझेंगे, या उसमें डेट लिखी हुई है कि इस तारीख को मैं तुम्हें पैसा दूंगा, या किसी इवेंट होने के जो कि होगा ही होगा, तो हम उनको क्या कहते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आफ्टर साइट वर्ड का मतलब बेटा प्रोमिसरी नोट में अलग होता है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में
क्योंकि प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, तो जैसे ही आप उसे दिखाते हो मेकर को तो वो वहां से आफ्टर साइट उसे देना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चा बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रेजेंट मेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंट मेंट फॉर एक्सेप्टेंस मतलब आफ्टर साइट लिखा हुआ है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे, यानी जब आपने ड्रॉई को एक्सेप्टेंस के लिए दिखाया तो वहां से काउंट किया जाएगा पीरियड। ओके सर। नाउ मैच्योरिटी क्या माना जाता है? किसी भी नोट, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मैच्योरिटी होती है वो उसकी ड्यू डेट पर होती है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे आपको 3 डेज नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो 3 ग्रेस डेज आपको दिए जाते हैं। और अगर मैच्योरिटी डेट ग्रेस डेज ऐड करने के बाद पब्लिक हॉलीडे आती है तो आप पिछला बिजनेस डे ले सकते हैं, आप पिछला बिजनेस डे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये हम थोड़ा सा बेसिक ऊपर भी देख चुके हैं। देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंट बियरर डॉक्यूमेंट है तो सिर्फ डिलीवरी करके, सिर्फ डिलीवरी, कुछ नहीं करना है आपको, इंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिलीवरी करके आप नेगोशिएट कर सकते हो, सामने वाले को दे सकते हो। और डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। एक्चुअल मतलब आपने उसको पकड़ा दिया, कंस्ट्रक्टिव मतलब उसके एजेंट को पकड़ा दिया। और प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक अगर ऑर्डर पे है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो सिर्फ डिलीवरी से काम नहीं चलता, फिर आपको इंडोर्समेंट भी करना पड़ता है, यानी उस इंसान का नाम पीछे लिखकर कि दिस, मैं इसको ऑर्डर करता हूं, इसको पे करने के लिए, इसको पैसा देने के लिए, और तब आप उसे क्या करते हो? डिलीवर करते हो। ठीक है, ओके सर। उसके बाद डिलीवरी की क्या इंपॉर्टेंस है अगर बताया जाए तो देखो क्या होता है ना, कई बार पर्सन इंडोर्समेंट कर चुका होता है, यानी नाम लिख चुका होता है उस पर्सन का जिसे उसे वो देना है, इंडोर्स कर चुका है, पीछे साइन करके नाम लिख दिया, लेकिन डिलीवरी करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो अब सिर्फ क्या बच गया था? हमने इंडोर्समेंट तो कर दिया था, सिर्फ डिलीवरी करनी बाकी रह गई थी। तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी करके नेगोशिएशन पूरा कर सकता है? नो, लॉ कहता है कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय डिलीवरी देयर ऑफ, कैन नॉट नेगोशिएट, नहीं कर सकता। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आता है सर एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? बेटा एक्चुअल डिलीवरी जब आप उसे फिजिकली हैंड ओवर करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जब आप उसके एजेंट, क्लर्क या सर्वेंट को देते हैं, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में मानते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? जब मेकर या होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसे साइन करके क्या दे देता है? किसको दे देता है भैया? किसी और को इंडोर्स कर देता है। जो इंडोर्स करता है उसको क्या बोलते हैं? इंडोर्सर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंडोर्सर बोलते हैं। इंडोर्समेंट कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। तो फॉर एग्जांपल, अगर गुरप्रीत सर को अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को देना है तो वो क्या लिखेंगे? पे टू, आगे मैंने ब्लैंक कर दिया और यहां पर मैंने अपना साइन कर दिया, तो ये हो गया इंडोर्समेंट ब्लैंक में, जहां पे सिर्फ हमने क्या करा? अपना सिग्नेचर कर दिया होल्डर ने, बट किसको पे करना है उसका नाम नहीं लिखा। इसको हम बोलते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट। और इससे जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है? बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, यानी ये जिसके हाथ में भी होगा वो जाकर पैसा क्लेम कर पाएगा। लेकिन इंडोर्समेंट इन फुल, मान लो गुरप्रीत सर को राहुल सर को देना था, तो गुरप्रीत सर ने क्या लिखा? पे टू राहुल और हिज ऑर्डर, और नीचे मैंने अपने साइन कर दिए, तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट इन फुल, जहां पर नाम जिस पर्सन को हम दे रहे हैं और अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो भैया वो इंडोर्समेंट इन फुल हो जाता है। और ये कौन सा होगा? ये बेटा ऑर्डर वाला होगा। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, ये जो आप नाम लिख रहे हैं और साइन कर रहे हैं, ये किस जगह करना होता है? आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस पे भी कर सकते हैं, उसके पीछे भी कर सकते हैं, या एक प्लेन पेपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अटैच करके उस पे भी किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एलॉन्ज। ओके सर। नेक्स्ट आता है पार्शियल इंडोर्समेंट। पार्शियल इंडोर्समेंट मतलब मान लो कि बिल 50,000 रुपए का था और हमने लिखा कि सिर्फ हम 15,000 रुपए राहुल सर को इंडोर्स कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल इंडोर्समेंट। लॉ की नजरों में ऐसा इंडोर्समेंट इनवैलिड माना जाता है, यानी लॉ इस इंडोर्समेंट को नहीं मानता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर मान लो 50,000 का बिल था, उस पे 35,000 ऑलरेडी पे हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा?
15,000 रुपीज बचा, यानी उस बिल पे पेबल ही कितना बचा हुआ है, सिर्फ 15,000 बचा हुआ है। तो फिर हम ये पार्शियल इंडोर्समेंट कर सकते हैं, उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट किस तरह का इंडोर्समेंट होता है? इससे हम जिस पार्टी को हम अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, अगर हम उसको फर्दर ट्रांसफर करने के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को देना था। यहां पर जब बी ने सी को दिया ना, तो रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट करके दिया, तो इस केस में क्या होगा, सी जो है आगे डी को इसे इंडोर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्दर ट्रांसफर करने का जो राइट है वो चला गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट से प्रोहाइबिट हो जाती है फर्दर नेगोशिएबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की, और इससे सिर्फ होल्डर क्या कर सकता है, जाके सिर्फ पैसा ले सकता है, बट उसे फर्दर नेगोशिएट या ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट मतलब जब आप इंडोर्स कर रहे हैं उस टाइम पर आपने कोई कंडीशन लगा दी है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि पहला सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट। सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, लेकिन जब सी ने डी को दिया तो उसने इंडोर्समेंट के ऊपर लिख दिया सेंस रिकॉर्स, यानी भाई अगर कल को इस पे पैसा नहीं मिला तो तुम मुझसे मांगने मत आना। तो यहां पर बेटा अगर कल को यहां पर डिसऑनर हो जाता है, पेमेंट नहीं मिलता, तो ई डी के पास जा सकता है, ई बी के पास भी जा सकता है, लेकिन ई जो है सी के पास नहीं जा सकता। इवन कोई भी पार्टी सी के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उसने कौन सा इंडोर्समेंट किया था, सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया था। नेक्स्ट कंडीशनल इंडोर्समेंट में आता है लायबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन अ कॉन्टीजेंसी, यानी एक ऐसा इवेंट जो कि सर्टेन नहीं है, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अगर वो इवेंट हो जाएगा तो लायबिलिटी अराइज होगी, और अगर वो इवेंट नहीं होगा यानी इम्पॉसिबल हो जाएगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है। हमने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हमेशा सर्टेन होने चाहिए, उसमें कोई कॉन्टीजेंसी नहीं होनी चाहिए। बेटा यहां हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम उसके इंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं। यानी इंडोर्समेंट आपका कंटीजेंट बेसिस पर हो सकता है, बट हां जब आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसमें कंटीजेंसी अलाउड नहीं होगी। ओके सर। नेक्स्ट आता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट का मतलब होता है जब इंडोर्सर एक्सप्रेसली या तो अपने किसी राइट को वेव कर देता है या अपनी लायबिलिटी को बढ़ा लेता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, मान लो ए ने बी को इंडोर्स किया, तो हम जानते हैं कि अगर फ्यूचर में जाकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए हम हर पार्टी को क्या देते हैं, नोटिस ऑफ डिसऑनर देते हैं। लेकिन ए ने जब इंडोर्स किया ना, तब उसने बोल दिया कि नोटिस ऑफ डिसऑनर इज वेव्ड इज अ फैकल्टेटिव, कि भाई मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना इस राइट को क्या कर दिया, वेव कर दिया। इसको बोलेंगे फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। नेक्स्ट है सेंस प्राइस इंडोर्समेंट। इसमें क्या होता है, इसमें वो बोलते हैं कि अगर कल को भैया कोई भी आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल डिसऑनर हो गया तो आप कोर्ट जाओगे, उसमें खर्चा होगा, तो वो खर्चा मांगने मेरे पास मत आना, वो खर्चा मांगने मेरे पास मत आना। अच्छा, क्या ब्लैंक इंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट कराया जा सकता है, और करा जा सकता है तो कैसे करा जा सकता है, ध्यान से सुनना। मान लो गुरप्रीत सर ने नूरा मैम को, ठीक है, गुरप्रीत सर ने नूरा मैम को क्या दिया, इंडोर्स किया, और मैंने ब्लैंक लिखा, ब्लैंक किया और अपना साइन कर दिया। ये क्या हो गई, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, और नूरा मैम को मैंने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जसमीत सर को देना चाहती है, क्या देना चाहती है भैया, वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इस केस में नूरा मैम क्या करेंगी, सिर्फ यहां पर लिख देगी पे टू जसमीत, और अपना साइन उन्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे गुरप्रीत सर के साइन है। इसी की बात उन्होंने करी, द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि उन्हें ब्लैंक में मिला था, यानी नूरा मैम जो है विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम, अपना नाम साइन करे बिना भी वो क्या कर सकती है, इसे इंडोर्स कर सकती है, क्या जसमीत सर
अगर कल को ये डिसऑनर हो जाता है, क्या वो नूरा मैम से पैसा मांग सकते हैं? जबकि नूरा मैम का तो नाम लिखा हुआ भी नहीं है। बिल्कुल मांग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है हु में इंडोर्स और नेगोशिएट। इंडोर्स और नेगोशिएट कौन कर सकता है? मेकर, ड्रॉवर, पेई और इंडोर्सी, जिनके पास लॉफुल पोजीशन है वो लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट करने से होता क्या है? देखो, जब हम इंडोर्स कर देते हैं किसी को तो सारा टाइटल उसके पास चला जाता है और उसके पास राइट आ जाता है टू फर्दर नेगोशिएट, टू फर्दर ट्रांसफर दैट इंस्ट्रूमेंट। सो जब हम इंडोर्सी को ट्रांसफर कर देते हैं तो जो टाइटल होता है वो किसके पास चला जाता है? इंडोर्सी के पास चला जाता है और उसके पास राइट आ जाता है कि वो आगे किसी को इसे इंडोर्स कर सके। ठीक है सर। नेक्स्ट है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यानी अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल मींस से मिला या अनलॉफुल कंसिडरेशन से मिला तो क्या होगा? प्लीज सुनना। ए ने बी को दिया था, बी से बेटा चुरा लिया चोर ने। तो जब चोर ने चुरा लिया, इसके पास क्या है? अनलॉफुल तरीके से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो लॉ कहता है इसे कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। लेकिन अगर मान लो ये आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे देता है तो यहां पर हमने पढ़ा था एक्सेप्शन लगता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो उसके पास, भले ही चोर के पास, ट्रांसफरर के पास डिफेक्टिव टाइटल था, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास क्या आ जाएगा? गुड टाइटल आ जाएगा। और अब होल्डर इन ड्यू कोर्स आगे किसी को भी देगा तो उसके पास भी क्या होगा? गुड टाइटल आ जाएगा। सो सच पोजेशन और इंडोर्सी अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो क्लेम कर सकता है, या अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से किसी और पर्सन को इंडोर्समेंट हुआ है तो वो भी ये क्लेम कर सकता है, बट हां चोर क्लेम नहीं कर सकता था। ओके सर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर डिसओनर और व्हेन ओवरड्यू, यानी या तो डिसओनर हो गया इंस्ट्रूमेंट या उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया और उसके बाद उसका इंडोर्समेंट किया गया है, तो उस केस में क्या होगा? तो बेटा जितने राइट्स ट्रांसफरर के थे वही सेम राइट्स किसके पास आएंगे? ट्रांसफरी के पास आएंगे। वही सेम राइट्स ट्रांसफरी के पास आएंगे। नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन नोट या एकोमोडेशन मिल, जिसको हम बिल डिस्काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एक्स और एक्स को 25,000 की जरूरत थी, Y को 25,000 की जरूरत थी, तो X ने Y पर क्या बनाया बेटा? प्रॉमिसरी नोट बनाया, और Y ने जाकर उसे बैंक से डिस्काउंट कर लिया। तो ये किस लिए काम आता है? ये बेटा टू रेज मनी, मनी रेज करने के लिए, और बाद में उन्होंने जो पैसा मिला वो आपस में आधा आधा बांट लिया, और जब ड्यू डेट आई तो उन्होंने पैसा इकट्ठा करके वापस क्या कर दिया भैया? बैंक को दे दिया। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल टिल पेमेंट और सेटिस्फेक्शन, यानी कब तक आप इंडोर्स कर सकते हो, कब तक आप ट्रांसफर कर सकते हो? जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता, सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा, इंडोर्सर की लायबिलिटी कब खत्म हो जाती है? ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। मान लो एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया था, वाई ने जेड को ट्रांसफर किया, जेड ने ए को ट्रांसफर किया, ए ने बी को ट्रांसफर किया। अब बी ने क्या किया? बी ने जेड को डिस्चार्ज कर दिया। बी ने जेड को डिस्चार्ज कर दिया। कैसे करता है? कैंसिलेशन, अगर हम उसका नाम काट देंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, वैसे डिस्चार्ज हो सकता है, या उसके साथ अलग से एग्रीमेंट करके उसे रिलीज कर सकते हैं। तो लॉ कहता है अगर बी ने जेड को डिस्चार्ज कर दिया बिना ए की कंसेंट लिए, तो ए को भी हम क्या मानेंगे? डिस्चार्ज मान लेंगे। यानी जिस पार्टी को आपने डिस्चार्ज किया उसकी सारी सब्सिक्वेंट पार्टीज आपके लिए क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक मतलब घूम फिर के बिल अगर किसी बीच वाली पार्टी के पास आ जाता है तो क्या होता है? तो देखो, ए ने बी को दिया था, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया। एफ ने बेटा ये क्या करा? वापस दे दिया सी को, नेगोशिएट बैक कर दिया। तो यहां पर लॉ कहता है जैसे ही सी के पास बिल वापस आया तो उसके फ्यूचर की सारी सब्सिक्वेंट पार्टीज क्या हो गई हैं? डिस्चार्ज हो जाएंगी। यानी सी के बाद वाली सारी पार्टीज की लायबिलिटी उस पर खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है मेरे बच्चा? कि सी ने अगर सेंस रिकोर्स वाला ट्रांसफर किया होगा ना, तो फिर भैया बाकी की पार्टीज डिस्चार्ज नहीं होंगी। फिर बाकी की पार्टीज डिस्चार्ज नहीं होती है, जो सब्सिक्वेंट पार्टीज होती है। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। पार्टीज अगर अपनी लायबिलिटीज से डिस्चार्ज होना चाहती है तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं? एक होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन मतलब मान लो इंस्ट्रूमेंट पर
Z का नाम लिखा हुआ और हमने Z का नाम कैंसिल कर दिया, तो भैया लॉ कहता है अगर आप Z का नाम कैंसिल कर दोगे तो Z डिस्चार्ज हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वो पार्टी तो डिस्चार्ज होगी ही, साथ में उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज भी डिस्चार्ज हो जाएगी अगर तुमने सब्सिक्वेंट पार्टीज की कंसेंट नहीं ली थी तो डिस्चार्ज करने से पहले। फिर आता है रिलीज। रिलीज का मतलब है अदर देन कैंसिलेशन। अदर देन कैंसिलेशन मतलब कैंसिल नहीं करा, उसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट कर लिया जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो गया, तो वो पार्टी तो डिस्चार्ज होती ही होती है, साथ में उसके बाद वाली सब्सिक्वेंट पार्टीज भी डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट आता है पेमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट कर दी गई है, भाई पेमेंट हो गई तो इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो गया, तो पार्टीज क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। अगर होल्डर को नॉर्मली कितने आवर्स देने चाहिए, होल्डर को ड्रॉई को कितने आवर्स देने चाहिए, 48 आवर्स देने चाहिए। कितने, 48 आवर्स देने चाहिए एक्सेप्टेंस के। लेकिन अगर होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 48 आवर्स से ज्यादा दे देता है एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, तो इस केस में बाकी प्रीवियस पार्टीज जो है जिन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी है वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं। ओके, या मान लो 50,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था और ड्रॉई ने 35,000 रुपए के लिए, ड्रॉई ने 35,000 रुपए के लिए एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्टेंस विद कंडीशन। और इस केस में सारी प्रायर पार्टीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी, अगर होल्डर इस बात से एग्री कर लेता है तो। ठीक है, ओके सर। बाय ड्रॉवर नॉट ड्यूली प्रेजेंटिंग टू अ चेक फॉर पेमेंट, अगर 3 महीने के अंदर भैया जो जिसको हमने चेक दिया था, होल्डर अगर डेट के 3 महीने, यहां पर रीजनेबल टाइम लिखा है बट रीजनेबल टाइम मतलब 3 महीने की बात हो रही है क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, तो अगर 3 महीने के अंदर हमने बैंक में प्रेजेंट नहीं करा तो भैया उस केस में वो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ए ने बी को चेक दिया था, ठीक है, ए ने बी को 1,000 रुपए का चेक दिया, चेक प्रेजेंट करना चाहिए था क्योंकि बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े थे, लेकिन जो होल्डर था उसने चेक प्रेजेंट नहीं करा टाइम पे और उससे पहले ही क्या हो गया, बैंक जो है इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक फेल हो गया, जिसकी वजह से नुकसान हो गया भारी। तो यहां पर ड्रॉवर जो है जिसने चेक बनाया था, अब उससे पैसे नहीं मांगे जा सकते, उससे जो होल्डर है पैसे नहीं मांग सकता, बट होल्डर क्या कर सकता है, बैंक से वो पैसा रिकवर कर सकता है जितना उसे मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय मटेरियल अल्टरेशन। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर देते हो, कोई मटेरियल चेंज कर देते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भैया आपकी पार्टीज, जो पिछली पार्टीज हैं वो सारी डिस्चार्ज हो जाती है जिन्होंने कंसेंट नहीं दी है। लेकिन अल्टरेशन बेटा मटेरियल नेचर का होना चाहिए, मटेरियल नेचर का होना चाहिए, बट कुछ अल्टरेशन आपको अलाउड है जिससे कि पार्टीज की लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, जैसे कि एक्सीडेंटल अल्टरेशन, जैसे कि कोई क्लैरिकल एरर था उसको करेक्ट कर दिया, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू होता उससे पहले कुछ चेंजेस करे गए, या अगर हमने सारी पार्टीज की कंसेंट लेकर अल्टरेशन करा तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओरिजिनल पार्टीज की कॉमन इंटेंशन थी, उस इंटेंशन को हमने मौका देते हुए जो है अल्टरेशन किया, या मेड बाय स्ट्रेंजर, मतलब हमारा जो है बिल था वो पड़ा हुआ था और किसी और पार्टी ने उस पर चेंज कर दिया होल्डर से बिना पूछे, तो ये सारी चीजों से लायबिलिटीज, जो पार्टीज की लायबिलिटी है वो इंपैक्ट नहीं होती है, वो इंपैक्ट नहीं होती है। और ये वाले अल्टरेशन लॉ ने ही अलाउ करे हुए हैं। कौन कौन से अल्टरेशन लॉ ने अलाउ करे हुए हैं, एक इनकंप्लीट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करना, दूसरा अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट थी उसे फुल इंडोर्समेंट करना, या अनक्रॉस चेक पर क्रॉसिंग करना, ये सारे अल्टरेशन अलाउड है, ये सारे अल्टरेशन अलाउड है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिसऑनर कब होता है, या तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से, या तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से। नॉन एक्सेप्टेंस के केस में क्या हो सकता है कि हमने जाकर उसे भैया बिल दिया था कि ये लो बिल, इस पर फटाफट ड्रॉई तुम अपने साइन कर दो, बट उसने साइन करने से मना कर दिया। हम उसे कितना टाइम देते हैं साइन करने के लिए, 48 आवर्स का साइन देते हैं एक्सक्लूसिव दी पब्लिक हॉलीडेज। अगर वो 48 आवर्स में साइन नहीं करता या मना कर देता है तो हम ये मान लेते हैं कि उसने हमारे बिल को एक्सेप्ट नहीं करा है, या उसने जो है
क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देने की कोशिश करी, तो इन केसेस में हम क्या मान सकते हैं कि भैया हमारा जो है डिसऑनर हो गया, या अगर जो ड्रॉई था जिससे साइन करवाना था, जिससे एक्सेप्टेंस लेनी थी, वो फिक्टिशियस पर्सन था, या जिससे साइन लेना था वो इनकॉम्पिटेंट था, मतलब माइनर था या वो इंसॉल्वेंट पर्सन था, तो उस केस में भैया हम नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम इसे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस मानते हैं। और अगर डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो जाता है तो आपको मैच्योरिटी की डेट की वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको मैच्योरिटी की वेट करने की जरूरत नहीं है। होल्डर जो है वो सीधा एक्शन ले सकता है ड्रॉवर, और सारे इंडोर्सर के ऊपर वो क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है, उसे मैच्योरिटी का वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, यानी जब पेमेंट करने हम पेमेंट लेने ड्रॉई के पास जाते हैं कि अरे ड्रॉई यार पैसा दे दो, और वो मना कर देता है, सो नॉट बिल या चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। जब मेकर एक्सेप्टर या ड्रॉई जो होता है वो डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट पे, एंड जबकि हमने उससे पैसा मांगा था, हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि भैया टाइम पूरा हो गया पैसा दे दो, बट वो पैसा नहीं देता, तो इस केस में क्या होता है, डिसऑनर के केस में हमें नोटिस ऑफ डिसऑनर देना होता है। किसको नोटिस ऑफ डिसऑनर देते हैं हम? होल्डर। कौन देता है? होल्डर देता है। जिस टाइम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब डिसऑनर हुआ तो कौन से होल्डर के पास था, वो पर्सन किसको देगा? ड्रॉवर को देगा, और बाकी सारे प्रीवियस होल्डर्स को देगा जिसको वो लायबल करना चाहता है। क्योंकि अगर आप नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देते तो पार्टीज फिर लायबल नहीं होती, उन्हें बताना होता है कि भैया देखो डिसऑनर हो चुका है, देखो डिसऑनर हो चुका है। क्यों देना पड़ता है? वो इसीलिए देना पड़ता है ताकि हम उन्हें लायबल कर सके, ताकि हम उन्हें अवेयर कर सके कि भैया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हो चुका है डिसऑनर। ठीक है, ओके सर। क्या क्या मोड्स होंगे नोटिस देने के? देखो नोटिस या तो आप उस पर्सन को दे सकते हो जो लायबल, जिसको आप लायबल ठहराना चाहते हो, या आप उसके एजेंट को दे सकते हो। अगर उसकी डेथ हो गई है और आपको पता है कि उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हो, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को दे सकते हो। नोटिस ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, अगर रिटर्न है तो पॉज से सेंड करना है, और रीजनेबल टाइम में देना होता है, यानी डिसऑनर के रीजनेबल टाइम में आपको नोटिस भेज देना होता है। कहां पर भेजेंगे? एड्रेस होगा प्लेस ऑफ बिजनेस पे भेजेंगे, लेकिन अगर उस पार्टी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसके रेसिडेंशियल एड्रेस पे भेज देना, उसके रेसिडेंशियल एड्रेस पे भेज देना। ठीक है, मान लो कि हमने राइटिंग में पोस्ट से भेजा था और पोस्ट वालों ने वो नोटिस जो है घुमा दिया, तो क्या वो पार्टी लायबल रहेगी या नहीं? जिसके पास ये पहुंचा नहीं, लॉ कहता है बिल्कुल लायबल रहेगी। आपने तो अपनी तरफ से नोटिस भेज दिया था ना, अब पोस्ट की गलती होगी, इसमें आपकी गलती तो नहीं है, तो आप उसे लायबल ठहरा सकते हैं। नाउ जैसे ही रिसीविंग पार्टी को एनओडी मिलेगा, मान लो देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, मान लो यहां पर डिसऑनर हो गया। एफ ने ई को नोटिस दिया, नोटिस ऑफ डिसऑनर, क्योंकि वो उसे लायबल करना चाहता था, तो ई ने क्या करा? ई ने डी को नोटिस दे दिया, या ई ने सी को नोटिस दे दिया। वो जिसको भी लायबल करना चाहता था प्रीवियस पार्टी को, वो उसको नोटिस दे सकता है। सो एनी पार्टी रिसीविंग एनओडी मस्ट इन ऑर्डर टू रेंडर, अगर वो प्रीवियस पार्टी को लायबल करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, उसे नोटिस देना पड़ेगा। बट कहां पर नोटिस देने की जरूरत नहीं है? कौन से केसेस में नोटिस लॉ कहता है नहीं भी दिया फिर भी आप लायबल कर दोगे? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट हुआ था, मतलब ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट किया था, डी ने ई को, ई ने एफ को। ठीक है, यहां पर जो है डिसऑनर हो गया, तो इस केस में सी ने, क्योंकि फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट किया था, उसने लिख दिया था कि मुझे भैया नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर अब हम इसे नोटिस नहीं भी देंगे तो भी ये लायबल रहेगा। यहां पर इसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद ही अपने नोटिस ऑफ डिसऑनर का राइट जो है वेव कर दिया था। उसके बाद है चेंज द ड्रॉवर, ठीक है, टू चार्ज द ड्रॉवर। अगर हम ड्रॉवर को चार्ज करना चाहते हैं जब उसने खुद पेमेंट कैंसिल करी थी, तो अगर ड्रॉवर ने हमें चेक बना कर दिया और उसने अपने बैंक को मना कर दिया कि पेमेंट मत करना, अरे यानी उसको पहले से ही पता है कि ये डिसऑनर होने वाला है, क्योंकि उसने इस चेक की पेमेंट को स्टॉप कर दिया है, तो इस केस में हमें उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज कि भैया जो चेक है वो डिसऑनर होने वाला है। नाउ अगर ड्रॉवर, जब एक्सेप्टर ही खुद ड्रॉवर होता है उस केस में भी बताने की जरूरत नहीं होती है, या अगर पार्टी को कोई भी लॉस नहीं हुआ है तो भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्टीज ढूंढने पर भी नहीं मिली जिसको नोटिस देना था, पार्टीज जिसको नोटिस देना था, ठीक है, अनेबल टू विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ऑन, मतलब हम नहीं दे पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से। एंड प्रोमिसरी नोट जो नॉन नेगोशिएबल था, अगर प्रोमिसरी नोट था और नॉन नेगोशिएबल था, मान लो
एक्स ने वाई को प्रोमिसरी नोट दिया और वाई उसको आगे नहीं दे सकता, वाई उसको आगे नहीं दे सकता क्योंकि वो नॉन नेगोशिएबल है। और डिसऑनर हो गया मतलब एक्स ने क्या कर दिया, पेमेंट करने से मना कर दिया, इसीलिए तो डिसऑनर हो गया। क्या एक्स को पता है कि वो डिसऑनर हो गया? क्या वाई को नोटिस देने की जरूरत है एक्स को? नहीं यार, एक्स को तो पता है ना कि डिसऑनर हो गया, और वाई ने आगे तो किसी को दिया नहीं होगा क्योंकि क्या था, प्रोमिसरी नोट तो नॉन नेगोशिएबल था। चलिए ओके सर, चलिए अच्छा, अगर पार्टी खुद से सामने से कह दे, अगर पार्टी खुद से सामने से कह दे कि भैया मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, तो इस केस में उसे फिर नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा चेक से रिलेटेड, कि अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, या तो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं था, मान लो आपने 50,000 रुपए का चेक दिया बट बैंक में बैलेंस 30,000 रुपए था, तो चेक तो बाउंस हो जाएगा, इसको हम बाउंस कहते हैं, चेक डिसऑनर हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि बैलेंस तो 1,00,000 रुपए था, लेकिन आपने ही बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि 20,000 रुपए से ऊपर के चेक जो है वो आप मत करना, है ना, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, तो इस केस में आपका चेक जो है क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो अगर चेक डिसऑनर हो जाता है क्योंकि पैसा नहीं था, और वो चेक आपको क्यों मिला था, वो चेक होल्डर को क्यों मिला था, क्योंकि उसका उधार आपने कोई चुकाना था, उसकी कोई लायबिलिटी चुकानी थी, इसलिए आपने उसे, हो सकता है कोई गुड्स लियो, हो सकता है कोई सर्विस लियो, हो सकता है कोई लोन लिया हो। मान लो वाई ने एक्स को गुड्स दिए थे, बदले में एक्स ने क्या दे दिया, चेक दे दिया। वाई जब चेक को क्लियर कराने गया तो वो चेक हो गया डिसऑनर, क्योंकि बैंक के अकाउंट में, क्योंकि एक्स के अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इम्प्रिजनमेंट, एक्स के ऊपर इम्प्रिजनमेंट होगी, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 साल तक की जेल जाएगा, या 2 टाइम्स ऑफ चेक का जितना अमाउंट है, मान लो यहां पर चेक का अमाउंट था 70,000 रुपए, तो 1,40,000 रुपए तक का क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है, और दोनों यानी जेल भी हो सकती है और चेक का जो अमाउंट था वो भी हो सकता है। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हो जाएगा कि भैया आपने कहा और हो गया। सबसे पहले आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। किस चीज पे ध्यान देना है, देखो देखो सुनो, यहां पर आपने जो है चेक प्रेजेंट किया, कितने टाइम में करना होता है, 3 महीने में। ड्रॉवर पेई या होल्डर को चेक देता है, करेक्ट, और यहां पर ड्रॉई बैंक होता है जो डिसऑनर कर देता है। यहां पर 3 महीने के अंदर हमें क्या करना होता है, चेक प्रेजेंट करना पड़ता है बैंक में, वरना वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अब आपने चेक प्रेजेंट किया, डिसऑनर हो गया, बैंक ने कह दिया भैया पैसा नहीं दे सकते। जैसे ही आपको बैंक से ये इंफॉर्मेशन आई कि चेक डिसऑनर हो गया है, तो आप 30 दिन के अंदर क्या करोगे, एक नोटिस बनाकर ड्रॉवर को भेजोगे कि मुझे फटाफट से पैसे दे दे, तेरा चेक डिसऑनर हो चुका है। और जिस दिन उसे, ड्रॉवर को वो नोटिस रिसीट होगा, उसके 15 दिन के अंदर उसे क्या करनी है, पेमेंट कर देनी है। अगर वो 15 दिन में नोटिस मिलने के बाद भी पेमेंट नहीं करता, तो उसके ऊपर सेक्शन 138 की लायबिलिटी लग जाएगी, यानी उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, उसे फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी हो सकता है। और ये कितना, जब लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी ना, उसके 1 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाकर कंप्लेन करेंगे। कोर्ट के पास जाकर क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। नाउ जब हम कोर्ट के पास जाकर कंप्लेन करेंगे, तो ध्यान से सुनना, कोर्ट के पास ऑफेंस होगा कि भैया वो देखेगा कि गलती है या नहीं, उसमें टाइम लगता है, सुनवाई होगी, सबूत पेश होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट वो ड्रॉवर को सबसे पहले ऑर्डर कर देगा कि कंप्लेनेंट को तुम कितना पैसा दे दो, मैक्सिमम 20%, यानी चेक का जो अमाउंट है उसका मैक्सिमम 20% क्या कर दो, इंटरिम कंपनसेशन के नाम पर इसे जमा करा दो। एंड ड्रॉवर क्या करेगा, 60 दिन के अंदर, ऑर्डर के 60 दिन के अंदर वो पैसा जमा करा देगा। लेकिन क्या और एडिशनल डे मिल सकते हैं, जी हां, फर्दर 30 डेज और मिल सकते हैं, फर्दर 30 डेज और मिल सकते हैं, ठीक है, ओके सर। अब कोर्ट का डिसीजन आएगा, या तो ड्रॉवर की गलती होगी या ड्रॉवर की गलती नहीं होगी, या तो ड्रॉवर गिल्टी होगा या ड्रॉवर नॉट गिल्टी होगा। देखो, अगर ड्रॉवर नॉट गिल्टी है तो जो उसने इंटरिम कंपनसेशन पे किया था वो विद इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लेनेंट जो है रिटर्न कर देगा, कंप्लेनेंट जो है क्या कर देगा, रीपे कर देगा कि भैया इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा कितने दिनों में, ऑर्डर के 60 दिन में, और उसे भी एडिशनल 30 दिन मिल सकते हैं। बट अगर ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ड्रॉवर की गलती थी, तो उस पर क्या लगा देगा, फाइन या कंपनसेशन, या बोथ लगा देगा, फाइन, कंपनसेशन, और जेल भी जाना पड़ सकता है। ध्यान से सुनना, ड्रॉवर शॉल फाइल अपील। अब ड्रॉवर के पास ऑप्शन होता है
कि या तो वो बड़े कोर्ट के पास जाकर हायर कोर्ट के पास अपील फाइल करे या वो अपील फाइल नहीं करेगा। अगर वो अपील फाइल नहीं करेगा तो भाई वो अपना फाइन पे कर देगा, कंपनसेशन पे कर देगा, जेल होगी तो जेल चला जाएगा। लेकिन अगर वो अपील फाइल कर देता है बड़े कोर्ट के पास, तो बड़ा कोर्ट क्या करेगा, एपीलेट कोर्ट क्या करेगा, वो ऑर्डर कर सकता है, मे ऑर्डर, वो चाहे तो ऑर्डर कर सकता है कि पिछले ट्रायल कोर्ट ने, जो पिछले कोर्ट ने आपको कंपनसेशन देने बोला था, उसका मिनिमम 20% जो है, उसका मिनिमम 20% जो है वो किसको दे दो, इन सर को दे दो, जो कंप्लेनेंट को दे। ठीक है, ओके सर। ये किसको, डिपॉजिट विद दी कोर्ट, डिपॉजिट विद दी कोर्ट। और कोर्ट के पास अगर ये डिपॉजिट हो गया तो अपीलेट कोर्ट जो है वो रिलीज कर सकता है किसके, बाय ड्रॉअर टू कंप्लेनेंट, यानी वो कंप्लेनेंट को पैसा देने के लिए बोल सकता है। तो देखो एक बारी मैं दोबारा आपको बता देता हूं, सुनो। सबसे पहले क्या होगा, आपने उसे नोटिस दिया कि भैया मेरा पैसा दे दो, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया। नोटिस देने के बाद उसको 15 दिन में पैसा देना था, 15 दिन में उसने पैसा नहीं दिया, 15 दिन में उसने पैसा नहीं दिया, आपके पास 1 महीना है, कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट के पास जाकर आप कंप्लेनेंट होंगे जो कोर्ट में जाएगा, और किसके अगेंस्ट जाओगे, जिसने चेक बनाया था, ड्रॉअर के अगेंस्ट जाओगे। अब सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा, कहेगा सुनवाई होती रहेगी, तुम क्या करो, ठीक है, देखो मैंडेटरी नहीं है, में लिखा हुआ है, मैक्सिमम 20% तक का जो पैसा है, जो आपका अमाउंट ऑफ चेक है, वो क्या कर दो, इंटरिम कंपनसेशन के नाम पर दे दो। ड्रॉअर 60 दिन के अंदर या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर उसे दे देगा। फिर सुनवाई चलती रहेगी, सुनवाई होती रहेगी। सुनवाई होने के बाद या तो ड्रॉअर गिल्टी होगा या ड्रॉअर नॉट गिल्टी होगा। अगर ड्रॉअर गिल्टी नहीं होगा तो उसने जो पैसा जमा कराया था वो उसको वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर ड्रॉअर गिल्टी निकला, तो अगर ड्रॉअर की गलती निकली तो सेक्शन 138 के हिसाब से उसके ऊपर क्या लग जाएगी, फाइन, प्रिजनमेंट वगैरह लग सकती है, और उसको बोला जाएगा। अब यहां पर ड्रॉअर हो सकता है कि कोर्ट के फैसले से खुश हो सकता है ना खुश हो, है ना, एग्री नहीं करता हो, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो भाई बड़े कोर्ट के पास जा सके। तो वो क्या करेगा, या तो अपील फाइल करेगा या अपील फाइल नहीं करेगा। अगर वो अपील फाइल नहीं करेगा तो फाइन कंपनसेशन पे करेगा और काम खत्म कर देगा। बट अगर वो अपील फाइल करेगा तो अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या करेगा, मिनिमम 20% जो फाइन या कंपनसेशन पिछले कोर्ट ने बोला था उसे बैंक के पास, उसके कोर्ट के पास डिपॉजिट कराने के लिए बोल देगा, कोर्ट की कस्टडी में डिपॉजिट कराने के लिए बोल देगा। और ड्रॉअर ये पैसा 60 दिन के अंदर या एडिशनल 30 डेज मिल सकते हैं, उतने दिन में वो जमा करा देगा। और जो अपीलेट कोर्ट है, ये जो पैसा आया है वो बोल सकता है कि इस पैसे को किसको दे दो, कंप्लेनेंट को दे दो। इस पैसे को जो हमारे पास डिपॉजिट आया है इसको किसको दे दो, कंप्लेनेंट को दे दो। अब यहां पर भी सुनवाई होगी, पूरी सुनवाई, एविडेंसेस वगैरह दोबारा देखे जाएंगे। पूरी सुनवाई होने के बाद एक फाइनल डिसीजन आएगा। तो यहां या तो ड्रॉअर गिल्टी होगा या ड्रॉअर नॉट गिल्टी होगा। अगर ड्रॉअर गिल्टी हुआ तो ड्रॉअर को फाइन कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और अगर ड्रॉअर नहीं गिल्टी हुआ तो कंप्लेनेंट उसका पैसा जो है वापस कर देगा, कंप्लेनेंट जो है उसका पैसा वापस कर देगा। ठीक है, बस आपको इतना ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जानने की जरूरत है। तो चलिए, टाटा बाय बाय।